वेलकम एंड गुड मॉर्निंग जी स्टूडेंट्स। हम लेसन पढ़ रहे थे विस्लिंग ऑफ बर्ड्स। आज हम इस ऐसे के इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सिटी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है, व्हाट डज द विस्लिंग ऑफ बर्ड्स इंडिकेट। विस्लिंग ऑफ बर्ड्स का क्या मतलब है, इसका एक ओवरऑल मफहूम जो है वो क्या है। चूँकि आप पूरा ऐसे पढ़ चुके हैं, इसलिए आई बिलीव दैट नाउ यू आर इन अ बेटर पोजिशन टू एक्सप्लेन द मोटिव्स ऑफ दिस essay। तो हम सबसे पहले देखते हैं द विस्लिंग ऑफ बर्ड्स इज़ अ फिलोसॉफिकल ऐसे। एक जो है थॉट प्रोवोकिंग ऐसे है जो हमें झंझोड़ता है। दैट एक्सप्रेसेस सम स्टार्क रियलिटीज ऑफ लाइफ इन अ वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड वे। और इस ऐसे में हमें ज़िंदगी के बारे में कुछ हकाइक बताए गए हैं। D.H. Lawrence exhibits a strong attachment and affection to nature and has deep understanding of different natural phenomena। जिस तरीके से राइटर ने इस ऐसे में नेचर के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हमें बताए हैं, उसने नेचर के दो रूप हमारे सामने रखे हैं। एक तो उसका काइंड फेस है और दूसरा क्रूअल फेस है। काइंड फेस इमर्जेस इन फॉर्म ऑफ स्प्रिंग, whereas the cruel face of nature is the horrid winter that lasts for a longer period of time। ठीक है, तो ये जो दो फेसेस हैं नेचर के, इनके जिस तरीके से स्टार्क ऑब्जर्वेशन की है राइटर ने, वो उसकी एक क्वालिटी है। और इसके साथ साथ जिस तरह से उसने एनिमल लाइफ और एसोसिएटेड बर्ड्स का जिक्र किया है और उसके साथ तमाम तरह की वेजिटेशन और प्लांट्स का जिक्र किया है, वो हमें बताते हैं कि राइटर की ऑब्जर्वेशन कितनी स्ट्रांग है। He recorded the attitude and reactions of birds with the skill and accuracy of an ornithologist। अब ornithologist किसको बोलते हैं? एक ऐसा जो है पर्सन जो एक्सपर्ट हो बर्ड्स रीडिंग में, बर्ड्स की स्टडी में एक्सपर्ट हो। The writer knows that whistling of birds is not a meaningless thing, rather it indicates something of great importance। अब जिस तरीके से उसने बर्ड्स को डिस्क्राइब किया है और एक तस्वीर खींची है कि बर्ड्स की खूइंग किस तरीके से बाहर की आमद का ऐलान करती है, और वो खूइंग भी जो है एक स्पेसिफिक नेचर की है। आपको याद है कि जब विंटर के ख़त्म होने का ऐलान और बाहर की आमद का ऐलान परिंदे किस तरीके से करते हैं कि दे हैव अ डिस्टिंक्टिव फेंट एंड डिम कू, कि दे ऑकवर्डली स्टार्ट खूइंग। अब ऐसे वर्ड जो राइटर ने यूज़ किए हैं जैसे डिम एंड फेंटली एंड ऑकवर्डली, उनकी जो खूइंग स्टार्ट हो रही है वो इंडिकेट करती है कि अगरचे उनके दिल उस छा जाने वाली सर्दी से और उस हॉरिड कैफियत से लर्जा हैं, लेकिन फिर भी वो नए मौसम की आमद का ऐलान एक खुशी से कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि एक नया मौसम आने वाला है। तो वो इंडिकेट करता है कि उनकी कितनी ग्रिप है ओवर नेचर एंड हिज सराउंडिंग्स। The writer describes the destruction caused by winter and its effect, especially on birds। अब ख़ुसूसन जो ऐसे का फर्स्ट पार्ट है उसमें विंटर की डिस्ट्रक्शन बताई है और उसके ख़ास कर असरात बताए हैं कि किस तरीके से बर्ड्स ने सफ़र किया है। नंबर ऑफ़ बर्ड्स हैव डाइड ड्यू टू द एक्सट्रीमिटी ऑफ कोल्ड स्नोई वेदर। हमने देखा कि इस ऐसे का जो ग्राउंड है that was littered with carcasses of bloody cloak of bird, कि वो परिंदों की उन लाशों से भरा हुआ था। The dead bodies lie scattered at every place, their flesh has been eaten away by some predators। और उनका फ्लैश जो है आपकी टेक्स्ट में है कि वो इनविजिबल बीस्ट ऑफ प्रे, ना नज़र आने वाले शिकारी जो हैं, हैव वुल्फ देयर फ्लैश। ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ बर्ड्स हैव बीन पैरिश। तमाम तरह के बर्ड्स, डिफरेंट बर्ड के टाइप का जिक्र किया है उसमें। स्टारलिंग हैं, थ्रेशेस हैं, लैब विंग्स हैं, रेड विंग्स हैं, कि वो सब ख़त्म हो गए। द वाइटैलिटी एंड विगर ऑफ द लिविंग बर्ड इज़ गॉन। इसी तरह उनकी वाइटैलिटी भी ख़त्म हो गई। वाइटैलिटी का मतलब है उनकी ज़िंदगी, उनकी हरारत सब ख़त्म हो गया। दे हैव टू लिव अ वेरी लिमिटेड लाइफ ड्यू टू फ्रॉस्ट। अब चूँकि फ्रॉस्ट है, चूँकि बर्फ़ की तह बिछी हुई है ज़मीन पर, इसलिए उनकी ज़िंदगी भी महदूद होकर रह गई। सडनली द विंटर स्ट्रक बर्ड्स रियलाइज द विंड ऑफ चेंज। लेकिन फिर अचानक से वो परिंदे महसूस करते हैं कि अब कुछ बदलने वाला है, मौसम बदलने वाला है। दे स्टार्ट खूइंग, और वो थोड़ी सी चहकार शुरू करते हैं। The sounds of birds become louder and louder with the melting snow।
जैसे जैसे बर्फ़ पिघलती है परिंदों के चहकारों की आवाज़ें बुलंद होती जाती हैं. Still, the effects of winter can be seen on the earth, but the birds perceive the change and collect themselves to announce the retreat of the army of winter. अब अगरचे सर्दियों के असरात माहौल में मौजूद हैं, अभी बर्फ़ नज़र आ रही है, अभी ऐसा महसूस होता है कि जैसे एवरीथिंग इज़ डेड, लेकिन बर्ड्स ने परसीव कर लिया है कि चेंज आ रहा है. उन्होंने बदलती हवाओं को महसूस कर लिया है, उन्होंने सूरज की छन कर आती हुई रोशनी को देख लिया है. लिहाजा वो बाहर की आमद का ऐलान करने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि विंटर जो एक आर्मी जनरल लाइक आई थी और छा गई थी, अब उसकी शिकस्त नज़दीक है, अब उसको पसपा होते हुए देख रहे हैं. They always believe that if spring has gone, the winter would also go and gain the joyous and lively area of spring will come in effect. क्योंकि वो हमेशा जानते हैं कि जिस तरह बहार चली गई थी और उसकी जगह विंटर ने ले ली थी, इसी तरह एक दिन विंटर भी जाएगी और उसकी जगह बहार ले लेगी. So, the whistling of birds is indicative of a new life. लिहाजा हम कह सकते हैं कि इसमें जो philosophical approach है इस ऐसे में वो क्या हो सकती है कि ये ऐसे indicate करता है revival of life को, एक नई ज़िंदगी के जन्म को. The birds announce the power of life over death. Birds बताते हैं, वो ऐलान करते हैं इस चीज़ का कि डेथ के ऊपर ज़िंदगी की हुक्मरानी भी है. जैसे हमने ऐसे में पढ़ा कि डेथ एंड लाइफ कैन नॉट को एग्जिस्ट, वो इकट्ठे नहीं रह सकते. व्हेन इट इज़ डेथ ऑल ओवर द प्लेस, फिर वहाँ पे लाइफ नहीं हो सकती. बट व्हेन द स्प्रिंग ऑफ लाइफ बबल्स, लेकिन जब बाहर का चश्मा फूटता है, देन इट इनकल्स डेथ, तब वो डेथ पर काबू पा लेता है. यानी ये दोनों चीज़ें को एग्जिस्ट नहीं करती. लाइफ वर्क्स इन अ साइक्लिक फॉर्म, एक साइकिल की तरह चलती है जिसमें कभी डेथ है कभी लाइफ है. ये दोनों चीज़ें एट द सेम प्लेस नहीं हो सकती हैं. बिल्कुल ऐसे जैसे राइटर ने कहा कि सीजन्स की बात करें तो सीजन्स भी एक साइक्लिक प्रोसेस की तरह चलते हैं. अगर सर्दियां हैं तो वहाँ पे स्प्रिंग नहीं होगी, वहाँ पे गर्मी नहीं होगी, लेकिन अगर स्प्रिंग है तो फिर सर्दी का सवाल पैदा नहीं होता. तो जिस तरह सीज़न साइकिल में चलते हैं और एक के बाद दूसरे की बारी आती है, इसी तरह हमारा लाइफ साइकिल भी इस तरह का है कि लाइफ है और डेथ है और डेथ के बाद लाइफ री इमर्ज होती है. So, they seem to say that the living being can be killed, but the urge to live can never be stopped. सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हम ज़िंदगी को ख़त्म तो कर सकते हैं, लेकिन ज़िंदा रहने की ख्वाहिश को नहीं मार सकते. It will remain there until the last moment of the last man or animal or vegetation on the earth. तो ज़िंदगी की ख्वाहिश आखिरी वेजिटेशन, आखिरी इंसान, आखिरी चीज़ तक मौजूद रहेगी. The life and hope never die and they always give power to fight with the death and destruction. इसी तरह ज़िंदगी और उम्मीद कभी ख़त्म नहीं होते और वो हमेशा एक पावर देते हैं आपको लड़ाई की, ताकि आप डेथ और डिस्ट्रक्शन को फाइट कर सकें. So, the birds can be called the heralds of hope and life. इसलिए हम ये कह सकते हैं कि birds सिंबलाइज करते हैं उम्मीद को और ज़िंदगी को. अब उम्मीद क्या है? उम्मीद वो हमारा रूह रवां है, वो अंसर है, एलिमेंट है, जिसकी वजह से ज़िंदगी कायम रहती है. आपने इस ऐसे में देखा कि राइटर ने आपको बताया कि जब यहाँ पर विंटर की तारीकी छाई हुई है और आपको हर तरफ डिस्ट्रक्शन नज़र आ रही है, लेकिन फिर भी स्प्रिंग के बबल्स इसके नीचे मदफून हैं. और वो इंतज़ार किस चीज़ का कर रहे हैं? अपने वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं, एक न्यू ऑर्डर का इंतज़ार कर रहे हैं. जिस वक्त ओल्ड ऑर्डर विल गिव वे टू इमर्जेंस ऑफ न्यू ऑर्डर, जब ये जो इस वक्त छाए हुए जो जर्नल हैं विंटर के, ये डिफीट होंगे, दे विल बी रिट्रीटेड. और फिर इस उम्मीद को जो नीचे मदफून है, जो इनग्रेव्ड है, जिसको ज़रा सा भी एक वेल माउथ मिलेगा, एक वाटर माउथ मिलेगा, उसमें से इट विल बबल आउट. तो फिर वो उम्मीद बाहर निकलेगी और फिर वो विंटर को पसपा कर देगी, वो डेथ और डिस्ट्रक्शन पर काबू पा लेगी. तो यही चीज़ है जो राइटर ने मेंशन की है कि द डिस्ट्रक्शन में बी फिज़िकल, मटेरियल और एटमॉस्फेरिक.
but the soul goes on with the urge of life and never lets the well of happiness to dry. Destruction किसी भी तरह की हो, लेकिन soul is always alive and is always eager to find a single opportunity to invade and finally take over the place. Therefore, the joy and vigor do not come from outside. इसीलिए वो जो खुशी है, जो वलवला और जोश है, वो बाहर से नहीं आता, बट दे आर डीप रूटेड इन द सोल. लेकिन वो हमारी सोल में, हमारी रूह में मौजूद होते हैं. आपको याद है आपके ऐसे का वो पार्ट जहाँ पे राइटर आपको एक्सप्रेस कर रहा है कि अभी तक तो विंटर ख़त्म भी नहीं हुई, अभी तक तो ये सारा मंजर देख के डर लग रहा है और इन परिंदों ने चहचहाना भी शुरू कर दिया है. वो खुद से सवाल करता है कि आखिर वो इतनी जल्दी ये सब कैसे कर सकते हैं. उसको यकीन नहीं आ रहा क्योंकि वो अनसर्टेन है स्प्रिंग की आमद के बारे में, क्योंकि उसने एक बड़ा लंबा अरसा और बड़ी तकलीफ दे विंटर्स देख ली हैं. लेकिन कंक्लूजन पे क्या पहुंचता है कि ये खुशी के नगमे वो गाने पर मजबूर हैं. वो भी जानते हैं कि अभी माहौल घुटन ज़दा है, अभी बाहर अ, आती हुई नज़र नहीं आती. लेकिन बिल्कुल इस तरह जिस तरह से मौसमों के बदलने पे कैफियत के तब्दील हो जाने पर उनका ज़ोर नहीं है, इसी तरह इन खुशी के नगमों पर भी उन परिंदों का काबू नहीं है, क्योंकि ये बेख्तियार तौर पे, ये इनवॉलंटरी तौर पे उनके अंदर से निकल रही हैं और ये एक तरह से कुदरत का ऐलान है कि चीज़ें बदल रही हैं, क्योंकि कोई भी ऑर्डर यहाँ पर मुस्तकिल नहीं है. एक और क्वेश्चन जो आप इस बारे में देखते हैं कि व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ लाइफ एंड अर्थ और स्प्रिंग एंड विंटर. अब आपको ये तो अच्छे से पता चल गया है कि स्प्रिंग और विंटर जो हैं वो असल में सिंबलाइज कर रहे हैं लाइफ को और डेथ को, डिस्ट्रक्शन को और प्रोग्रेस को, और इसी तरीके से होप को एंड डिस्पेयर को. तो इसी तरह ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लाइफ और डेथ का या स्प्रिंग और विंटर का आपस में क्या रिलेशन है. तो हम देखते हैं कि द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ कन्फ्लिक्टिंग पावर्स. दुनिया जो है वो इन इख्तलाफात से, मुतज़ाद बातों से भरी हुई है. दे ऑलवेज स्ट्रगल टू डिफीट ईच अदर बट दे कैन नेवर एग्जिस्ट टुगेदर. अब ये मुतज़ाद चीज़ें हमेशा एक दूसरे को शिकस्त देने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक वक्त में एक ही जगह पे ये इकट्ठी नहीं हो सकती. वन रिट्रीट्स टू हैंड द चेंज ओवर टू द अदर. एक ताकत दूसरी ताकत को इख्तियार ज़रूर देती है. Life and death are also an observation of every day and we see them striving to beat each other day. इसी तरह लाइफ एंड डेथ जो हैं ये भी हमारी रोज़ के ऑब्जर्वेशन है और ये हमेशा एक दूसरे के मुखालिफ नज़र आती हैं. डेथ ट्राइज टू मेक अ मैन अवे एंड लाइफ वांट्स टू कीप हिम इन इट्स ओन रियम. डेथ आपको ज़िंदगी से दूर लेके जाती है और ज़िंदगी मौत से लड़ती नज़र आती है. One who's alive doesn't know what the death is. Similarly, the dead will never know the taste of life again. आप जिंदा हैं तो मौत के बारे में इल्म नहीं रखते. And if you are dead, तो लाइफ कैसी है आप उसको नहीं जान सकते. Death and life are two banks of a stream that always remain together but can never merge into one. तो ये ज़िंदगी के दो ऐसे किनारे हैं, लाइफ एंड डेथ, जो हमेशा साथ साथ तो चलते हैं लेकिन कभी यकजा नहीं हो सकते. Similarly, the seasons strive to get प्रेसिडेंस ओवर अनदर. इसी तरह मौसम भी एक दूसरे पर सबकत ले जाते हैं. द स्प्रिंग एंड विंटर आर डिफरेंट एंड दे लेट लूज डिफरेंट फोर्सेस टू कैरी आउट देयर ऑर्डर्स. इसी तरह स्प्रिंग एंड विंटर भी अलग हैं और डिफरेंट फोर्सेस अपनी यूज़ करती हैं अपने अहकामात चलाने के लिए. जहाँ पे विंटर अपनी डिस्ट्रक्टिव पावर यूज़ करती है हर चीज़ की तरफ तबाही लाने के लिए, वहीं पे स्प्रिंग अपनी जुबिलेंस, अपनी वाइटैलिटी को यूज़ करती है उस सारे मंज़र को बदल देने के लिए. जहाँ पे हम सर्दी में हर तरफ तारीकी देखते हैं, डार्कनेस देखते हैं, वहीं पर स्प्रिंग में हम कलर्स देखते हैं, हम उसमें रानाई देखते हैं. अगर हम विंटर में देखते हैं कि तमाम ग्राउंड जो है वो बर्ड कार्केसेस से भरा हुआ है, तो स्प्रिंग में हम बर्ड्स को फ्लाइट लेता हुआ, एक फ्रीडम को एंजॉय करता हुआ देखते हैं. तो इस तरीके से सीजन्स भी मौजूद हैं, लेकिन एक ऑर्डर दूसरे ऑर्डर को जन्म देता है.
इसी तरह खुशी और गम भी यकजा नहीं हो सकते। अब यहाँ पे विंटर और स्प्रिंग एक नई मीनिंग लेकर इमर्ज होते हैं। विंटर को हम ग्रीफ से सिंबलाइज कर सकते हैं, इसी तरह स्प्रिंग को हम खुशी के जज्बात से सिंबलाइज कर सकते हैं। आप एक वक्त में बैक वक्त खुश भी नहीं हो सकते और गमगीन भी नहीं हो सकते। इन दोनों में से कोई एक कैफियत होगी जो आप पे तारी होगी। अगर आप खुश हैं तो फिर आपको गम का इल्म नहीं, और अगर आप गमगीन हैं तो फिर आप खुशी को नहीं जानते। लेकिन इंतहाई गम की सूरत में भी जब तमाम रास्ते बंद हो जाते हैं तो भी हमारे अंदर एक होप का एलिमेंट मौजूद होता है, जो किसी भी उस लम्हे का इंतज़ार कर रहा है जहाँ से वो बाहर निकले। जैसे हम कहते हैं ना कि देयर इज़ लाइट बिहाइंड एवरी डार्क टनल, कि हर टनल के जो है हर तंगो तारीक जगह पर भी रोशनी का कोई एक ज़र्रा हो सकता है। तो वो रोशनी का एक ज़र्रा ही है जिसको हम होप कहते हैं, और यही वो होप है जो मौका देखते ही तारीकी पर पल दौड़ती है और उसको इनगल्फ कर लेती है, उसको ख़त्म कर देती है। तो ये ज़िंदगी का साइकिल है जिसको राइटर ने रिप्रेजेंट किया है और उसने इसको मौसमों की सूरत में बयान किया है। तो आई होप कि अब आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि ये ऐसे जो है ये सिर्फ एक नेचर का डिस्क्रिप्शन नहीं है, जैसे जिसमें आप कहें कि राइटर ने हमें सिर्फ मौसमों के बारे में बताया है कि किस तरह विंटर आई और उसके बाद स्प्रिंग आ गई। तो एक तरफ से तो राइटर हमें ये बताता है कि वो नेचर के बारे में उसकी ऑब्जर्वेशन कितनी कीन है, लेकिन उसके साथ साथ जो मेटाफर्स चल रही हैं, जो इस्तारे चल रही हैं, वो हमें बताते हैं कि यहाँ पे विंटर और स्प्रिंग सिर्फ मौसमों को ही रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, बल्कि ये हमारी ज़िंदगी के बहुत बड़े आइडियाज़ और बहुत बड़े जो एलिमेंट्स हैं, एस्पेक्ट्स हैं, उनके भी एलिगोरिकल टर्म्स को ज़ाहिर कर रहे हैं। एलिगोरिकल टर्म्स कैसे हैं? जब एक चीज़ किसी बया के को रिप्रेजेंट करती है। जैसे विंटर और स्प्रिंग जो हैं वो लाइफ और डेथ की एलिगरी हैं, इसी तरह वो होप और डिस्पेयर की एलिगरी हैं, इसी तरह वो खुशी और गम की एलिगरी हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि ये लेसन में राइटर हमें क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। और यही कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपने प्रिपेयर करने हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि डिस्क्राइब द सीन ऑफ विंटर दैट राइटर हैज़ एक्सप्रेस्ड, या फिर राइट अ नोट ऑन स्प्रिंग सीजन द राइटर हैज़ एक्सप्रेस्ड, व्हाट इज़ द मॉरल लेसन दैट राइटर वांट्स टू कन्वे इन द मैसेज इन दिस एसे। तो ये वो क्वेश्चंस हैं कि अब चूँकि आप लेक्चर को अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपने इनके आंसर में क्या लिखना है। चलें, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ, सी यू टुमारो।